अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप सबको ईद मुबारक और बहुत अच्छी ईद जा रही है। हर जगह गहमा गहमी दिखाई दे रही है, बच्चे ईदी की तरफ दौड़ रहे हैं और खुशियां ही खुशियां। ये त्यौहार ही क्योंकि खुशियों का होता है, तो इस खुशियों भरे त्यौहार के अंदर मज़े मज़े के खाने पकाए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी दावतें हो रही हैं और बड़े हों या छोटे डिग्निटरीज हों या फिर एक आम आदमी, सब ही खुश दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई देती है। और साथ साथ अगर बात करें हम ईद के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्टिविटी है वो भी काफ़ी, हम कह सकते हैं, बकअप दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रमज़ान के सीज़न में हमने देखा था कि रमज़ान के होली मंथ में भी इतना ज़्यादा जब एक आम आदमी भी थक जाता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त भी काफ़ी काम किए, कितने ही इंसेंटिव देने की कोशिश की इस कौम को। और ख़ासकर रिजीम चेंज होने के बाद ये फर्स्ट ईद दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें चारों तरफ, हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की अगर थोड़ी सी बात कही जाए, जो कि एक एक्सपेक्टेड होता है कि हर 14 दिन बाद 15 दिन बाद एक पेट्रोलियम बॉम्ब गिरेगा, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। और इस गुड न्यूज़ का एक, हम कह सकते हैं कि ये ज़मानत भी दी गई है कि भाई पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाए जाएंगे और आवाम को किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ एक खूबसूरत पैनल मौजूद है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब। आप प्रेसिडेंट हैं बिजनेस फोरम के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और खासकर ऑनरी कौंसल जनरल हैं मोरक्को के। अस्सलाम वालेकुम सर। so much, Natasha, for the kind वेलकम टू द words. शो। और हमारे साथ मौजूद है परवेज मडरासवाला साहब, बिजनेसमैन है आप, चेयरमैन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया, वेलकम टू द शो। तो सर, ईद की तैयारियां हैं, ईद की गहमा गहमी, आज तीसरा दिन है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि आज भी जो है वो फर्स्ट डे है या थर्ड डे है। इतना ज़्यादा खुशियों भरा जो है वो एक माहौल दिखाई देता है। हम सब यहाँ मौजूद हैं, घरों में खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, नाजरीन को भी इंटरटेन करना है। प्लीज़ इश्तियाक साहब कुछ थैंक बताइए। यू नताशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपके देखने वालों को, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस बार ख़ास तौर पे हमारे लिए तो ईद जो है वो दोहरी खुशी लेके आई है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से है। मैं बिज़नेस फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और इनकी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो इस बार ये हुआ है कि माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, तो ये तो हमारे लिए डबल खुशी जो है ये ईद जो है इस वक्त लेके आई है। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि, और इस बार भी यही हुआ कि ईद के पर काफ़ी मेरी मुफ्ता इस्माइल साहब से भी मुलाकात हुई, मैं उनसे मिलने गया और ख़ास तौर पे ज़्यादा क्यूरियस था क्योंकि इस बार जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया था सऊदीया का, तो उनको वहाँ पे कहा था कि आप रुक जाइए, ताकि जो हमें उनसे कुछ पैकेज की एक उम्मीद थी उसके ऊपर बात करनी थी। गुड न्यूज़ ये है कि सऊदीया से हमें अब वो $8 बिलियन की टोटल असिस्टेंस जो है, जिनमें से आई थिंक 6 बिलियन की तो वो ऑलरेडी कर रहे थे, 3 बिलियन की एक थी और 1.5 बिलियन या 2 बिलियन का डेफर्ड ऑयल था। और अब जी। तकरीबन हमें वो 2 बिलियन फर्दर दे रहे हैं और 1.5 बिलियन का हमें दोबारा डेफर्ड ऑयल जो है ये मिलेगा, जो कि एक बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा ये हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब से सीधे गए एमिरेट्स के अंदर गए, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने भी कोई 2 बिलियन का हमको एक पैकेज दिया हुआ था जो हमने स्टेट बैंक को में रखे हुए थे, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स ज़खायर जो थे, हमारे रिजर्व्स स्ट्रांग जो रहे, थे। हाँ, राइट। और एक गुड न्यूज़ ये है कि उसके अंदर भी इजाफे की जो है उम्मीद है। तो आज का इस बार जो ईद है वो बड़ी खुशियाँ लेके आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इकॉनमी के ऊपर जो है वो बेहतरी इसके अंदर आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, हालांकि जब IMF से मुलाकात हुई मुफ्ता इस्माइल साहब की, तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि IMF कभी भी सब्सिडी के फेवर के अंदर नहीं होता। और इस वक्त हम आपको ये पता है कि इमरान खान साहब ने जाने से पहले 10 रुपये पेट्रोल पे और 5 रुपये जो थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो थे वो इंसेंटिव दिया था। इंसेंटिव, ये सब्सिडी दी थी। देखिए सब्सिडी की तो वो बिल्कुल फेवर में नहीं है, तो उन्होंने हमसे भी ये कहा कि जी, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये प्रोग्राम था जेपटाइज हो गया था IMF के साथ। बट गुड न्यूज़ ये है कि उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं। मगर उन्होंने जब हमसे ये कहा कि जी सब्सिडी जो ख़त्म की गई थी उसको दोबारा रिवाइव करें या उसको वापस लें, तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हुए। और ये देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने अभी तक लोगों को जो है ईद के मौके पे ये नहीं किया कि उसको वापस ले लियो IMF के प्रेशर के ऊपर आके। हालांकि इससे काफ़ी बड़ा तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस पर डे का
फ़र्क जो है हमारे ऊपर उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कि इकॉनमी के ऊपर, मगर उसको हमने कंटिन्यू रखा है इंशाल्लाह। और आप देखेंगे मगर महंगाई के अंदर ऑलरेडी जो है वो कमी आनी शुरू हो गई है, और काफ़ी राइट चीज़ें ऐसी थी जो महंगाई की तरफ जा रही थी, अब वो या तो रुक गई हैं या उसके अंदर कमी आ रही है। राइट एक अच्छा मैसेज भी हम देख रहे हैं लोगों की तरफ से आ रहा है कि नहीं सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। परवेज साहब आप बताइए ईद कैसे मनाते हैं? और अभी मैं इश्तियाक साहब से भी पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी कमेंट जो पूरी मुल्क के लिए भी हो, आम लोगों के लिए भी हो और सब के लिए हो। नताशा, सबसे पहले तो नाजरीन को और आपको ईद मुबारक। और जैसे कि बेग साहब ने कहा कि इस दफ़ा ईद जो है ना बहुत अच्छी तरीके से लोग बना रहे हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि पेट्रोल का जो हमने सुना था कि पेट्रोल बढ़ जाएगा तो लोगों को वो भी तसल्ली होगी कि भाई पेट्रोल नहीं बढ़ेगा और लोगों के जो पॉकेट पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखें महंगाई बहुत बढ़ गई थी पिछले दिनों में, बहुत महंगाई बढ़ गई थी और लोग बहुत तकलीफ़ में थे। और इस दफ़ा जब ईद आई है तो उसका एक दूसरी बात यह है कि कोविड के बाद जो है ना, ये 2 साल के बाद जो है ना हम ईद मना रहे हैं। मार्केटें खुली हुई हैं, मस्जिदों में रौनक आ गई, आप अपने रेस्टोरेंट में जाएं तो रेस्टोरेंट फुल हैं। इस बार मार्केट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये बड़े मजे की बात थी। आप मॉल्स में जाएं तो इतनी ट्रैफिक, इतनी लोग खाने पे बाहर बैठे हुए हैं। आप ट्रैफिक देखें तो मोटरसाइकिल गाड़ियों में लोग भर भर के जा रहे हैं। आप सी व्यू की तरफ जाएं तो वहाँ लोगों को आप देखेंगे वो इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो रौनकें हैं ना ईद की, वो वापस दोबारा आ गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात की कि वो उन्होंने जो है ना लोगों को तकलीफ नहीं दी, पेट्रोल को उन्होंने रोक के रखा। हालांकि बेग साहब ने सही बताया कि IMF की तरफ से प्रेशर है कि जो भी हमने सब्सिडी दी है वो वापस लें, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि नहीं, मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ। मगर ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिसकी वजह से आम आदमी को या छोटी कार वालों को या मोटरसाइकिल वालों को वो इंसेंटिव जो है ना वो रेगुलर रखेंगे, इसी तरह से रखेंगे। और बड़ी गाड़ियों वालों के लिए जो है ना पेट्रोल की प्राइस में थोड़ा सा वो बढ़ाएंगे, ताकि जो है ना उन लोगों को फ़र्क ना पड़े जो आम बंदे हैं, जो मोटरसाइकिल पे और छोटी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। और जो बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर 10-15 रुपए बढ़ गया तो ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को एक फार्मूला डिवाइस कर रही है जिसकी वजह से बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो एक बाइकर है तो उनके लिए बड़े इश्यूज की वजह से मसला तो उनके लिए आता है ना, मसला तो उनके लिए आता है कि भाई वो बेचारे जो है ना, एक पहले होता था कि कहते थे कि 300 रुपये में या 150 रुपये में टंकी भर जाती थी, अब पता चला कि 400 रुपये में भी टंकी उनकी मोटरसाइकिल की नहीं भरती है। तो उनके ऊपर तो अब आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। चिंकी रिक्शे में लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं, आपकी मिनी बस में कैसे, अब मोटरसाइकिल ही एक है कि वो अपनी सवारी समझते हैं और उसके अंदर आप देखेंगे पूरी फैमिली बैठ के जा रही होती है। तो अगर उसके ऊपर आप बोझ डाल देंगे तो वैसे ही वो बेचारे जो है ना तकलीफ में है महंगाई के, तो और आप उनकी वो सवारी भी आप छीन लेंगे या वो महंगी हो जाएगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये एक इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ईद के लिए का जो मकसद है बेसिकली वो खुशियों का पैगाम जो है वो उनके लिए भी जरूरी है। अच्छा परवेज साहब, कैसे ईद मनाते हैं, कैसे दिन का आगाज होता है और बिजनेस कम्युनिटी क्या करती है ईद पे? ज्यादातर देखें ईद पे सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है कि हम सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं और नमाज में ऐसी हमारा होता है कि वहाँ काफ़ी लोग हमारे, जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग, वहीं मुलाकात हो जाती है। फिर इसके बाद एक किसी बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी लीडर होते हैं किसी के घर पे जाके और वहाँ जाके और उनके घर पे जाके मुलाकात करना, फिर फैमिली के साथ मिलना, कहीं खाने पे चले जाना और फिर किसी के साथ मिलना मिलाना, इस तरीके से जो है ना आप अपना ईद का आगाज़ करते हैं। और फिर इसके बाद वो 2-3 दिन जो है ना मिलने में और लोगों से ग्रीटिंग्स करने में निकल जाते हैं। मगर ये है कि पॉजिटिव लोगों की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अभी हालात हैं मुल्क के, इकोनॉमी के हालात हैं, अब वो जो है ना कंट्रोल में आने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये है कि है मीठी ईद, इसको कहते हैं मीठी ईद। और इस मीठी ईद में हमें ये खुशखबरी ये मिली है कि चीनी के भाव कम हो गए हैं। बिल्कुल राइट। तो मीठी ईद में की मीठी खुशियां आ गई हैं कि आपको चीनी जो है ना वो सस्ती मिल रही है, तो एक ये भी खुशी है।
तो इसका एक फ़ायदा ये है कि लोगों से मुलाकात होना, बिज़नेस कम्युनिटी की बातें सुनना, उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना कि भाई क्या हो रहा है। आप ईद में लोगों से मिलना मिलाना, ये सारा एक सिलसिला चलता है और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है। हमारी रिवायात है। रिवायत है, बहुत अरसे के बाद हुआ है। ये 2 साल के बाद, 2 साल हमने बहुत ज़्यादा समय क्लोज डोर में थे और कोविड की वजह से कोई आना जाना, किसी के घर पे नहीं जा सकते थे कोविड की वजह से। अब ये सारी ईद की खुशियां वापस आ गई हैं, फैमिली से मिलना, मस्जिदों की रौनक, मार्केटों की रौनक। अब मार्केटों से ये बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है आपकी। देखिए ना, लोगों ने दुकानें खोली, इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों के कारोबार में। एक रमजान में कारोबार अलग होता है, थोड़ा डाउन साइड पे भी चले जाते हैं, फूड का जो एक बिजनेस है वो ज़्यादा हो जाता है, और अगर बिजनेस कम्युनिटी को देखा जाए तो वो इबादत में भी मसरूफ़ होते हैं, ज़कात अतियात में भी मसरूफ़ होते हैं, और साथ साथ ईद की तैयारियां भी होती हैं। ईद पे कारोबार का क्या हाल होता है? ईद पे देखें, इस दफ़ा लाइक आई सेड कि भाई ईद में इस दफ़ा जो रिकॉर्ड कारोबार हुआ है लोगों का। आप मार्केटों में देखें कि मार्केटों में जिस तरह से रश था और दुकानदार जिस तरह से बिजी थे, और उन्होंने ईद के दौरान या रमज़ान के दौरान जो स्टॉकिंग की थी उन्होंने सारी अपने सामान की और कपड़ों की और ये वो, और कपड़ों की सेल हुई है। आप किसी भी कोई ब्रांडेड स्टोर पे जाएं तो आप देखें कि वहाँ रश लगा हुआ था। आप बच्चों के कपड़ों की दुकान पे जाएं, जूतों की दुकान पे जाएं तो रश लगा हुआ है। तारिक रोड पे ये मैंने देखा भी और मैंने सुना भी है। और इतना होता था कि आखिरी दिनों में तो चलने की जगह नहीं होती थी। तो इस तरह से जो है ना, माहौल को थोड़ा अच्छा हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी रिवाइव हो गई। मैं इश्तियाक साहब से भी कमेंट ले लूँ। इश्तियाक साहब, ईद कैसे मनाते हैं और बिजनेस कम्युनिटी कैसे एंजॉय करती है? नताशा, मेरा क्या है, हमारी पूरी फैमिली का बड़ा एक सेट पैटर्न होता है। एक तो मैं, क्योंकि मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, तो पोलो ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये होता है कि तमाम इस्लामिक ममालिक के कौंसल जनरल्स आते हैं। और इस बार वहाँ पे बड़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से वहाँ पे कोई ये इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफ़ा वहाब साहब ने इस बार वहाँ पे बहुत बड़ा अच्छे इंतज़ाम किए थे। कई कंट्रीज़ के कौंसल जनरल्स भी थे और MQM के भी जनाब। बल्कि जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरी तरफ उनके 2 कैंडिडेट जो गवर्नर के थे, वसीम अख्तर एक तरफ खड़े हुए थे और आमिर खान दूसरी तरफ थे, और खालिद मकबूल भी थे। फिर हम अपने वालिदैन की कब्र पे भी हम जाते हैं सर वहाँ पे। और हमारा यह है कि ईद के रोज़ मेक ए विश का मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ, तो हम कुछ बच्चों की ईदी पूरी करते हैं और वो हमारे से मिलने आते हैं। उनको नए कपड़े देते हैं, चूड़ियाँ वड़ियाँ दी जाती हैं, उनको ईदी दी जाती है। और रात को अख्तियार भाई जो हमारे से सबसे फैमिली के बड़े हैं, उनके घर के ऊपर एक पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होती है जी। तो इस बार बड़ी अच्छी रहा कि देखा है कि लोगों ने काफ़ी जोश व खरोश से मनाई है। जैसे मेरे भाई ने भी ये कहा कि इस बार एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई है और बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की एक्टिविटी। मगर एक चीज़ देखने में आई है कि महंगाई उस हिसाब से चीज़ों की नहीं बढ़ी। जैसे पहले कोई कंट्रोल नहीं था, तो इसके बार आई थिंक काफ़ी कंट्रोल था, चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा था। चेक एंड बैलेंस था, वो रखा गया और अच्छी एक्टिविटीज़ जनरेट हुई है। इश्तियाक साहब, जैसे परवेज साहब ने इशारा किया कि कारोबार भी चलता है और ईद पे भी जो है वो काफ़ी रौनकें देखी जाती हैं, तो क्या समझ रहे हैं आप, मिठाइयों के, केक्स के, यहाँ के कारोबार ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो हर चीज़ में हुआ है। इस बार मैं हैरान हुआ हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा केक वगैरह, मिठाइयाँ और यहाँ ये, मगर और बड़ा लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है, ये देखा है। और अच्छा, इसमें इस बार इस रमज़ान में जो एक चीज़ जो मैंने महसूस की, वो आप हैरानगी होगी कि कराची के अंदर जो डिप्लोमेट्स, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको मैंने कई जगहों पे अफ्तार में देखा। ये भी एक अच्छा जेस्चर है। बाकायदा पाकिस्तानी ड्रेस पहन के जनाब उन्होंने, बल्कि यूके के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उसको कोई 15 डेज मैंने देखा। तो कल वो मेरे घर पे आए हुए थे, मैंने उनको ईद मिलन पे एक बुलाया था कि आप आएँ, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो आपने रोज़ा खोला है। अच्छा, मजे की बात ये कि ईद पे जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो हमें जो है वो सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं और शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के गर्ल्स हैं। मुस्लिम जितने भी कौंसल जनरल्स थे उन्होंने मनाई। और कल मेरे घर के ऊपर एक थोड़ी सी तकरीब थी, और ख़ास तौर पर मैंने उन कौंसल जनरल्स को बुलाया जो कि जनाब पाकिस्तानी ड्रेस पहन के हर जगह रोज़ा खोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जी, हमने पूरे रोज़े नहीं रखे मगर हमने हफ्तियारी ज़रूर की है और आज हम ईद का दिन ज़रूर मनाएंगे। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और हैरानगी ये होगी, कुछ नॉन मुस्लिम्स ने भी हमको बुलाया था, किसके लिए? अफ्तारी के लिए।
तो ये चीज़ मैंने पहले कभी या तो महसूस नहीं की, मगर इस बार ज़्यादा Right. गर्मजोशी से ईद मनाई गई है। अच्छा, ये भी बताइए कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एक तरफ है ऑपोजिशन जो टफ टाइम देने की डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं। चांद रात पे जहाँ लैलतुल जायज़ा मनाया जाता है, इबादत का दिन भी, इबादत की रात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहीं पे प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी जा रही थी कि आप आ जाएं, चांद रात को इकट्ठा करें लोगों को। ये भी थोड़ा सा एक इशू आपने देखा है। साथ साथ अगर घरों की बात की जाए तो पॉलरों में और यहाँ पे रश बढ़ रहा था, और एक तरफ ये बात हो रही है। जो सियासत हो रही है, आपने सोसाइटी को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया है कि पहले ये हुआ करता था घरों के अंदर, मैं आपको बताऊं, दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हुआ करते थे और कोई इशू नहीं होता था। अब सोसाइटी को इतना ज़्यादा प्लोराइज कर दिया इमरान खान साहब ने, और ऐसे मौक़ों पे कि जब मस्जिद नबी में जो हुआ, आपको पता है कि जिसने एक बहुत ही गलत किस्म का एक प्रेसिडेंस जो है वो सेट हुआ है, फिर चांद की रात को आपने ये शुरू कर दिया। इसके अलावा फिर कुछ इस तरह की वीडियो भी आई कि कुछ लोग जहाँ पे जा रहे हैं वही जी चोर चोर के आप नारे लगा रहे हैं। खुदारा सियासत ज़रूर करें, हर एक को हक है सियासत करने का, मगर सोसाइटी को ख़राब नहीं करें, फैमिलीज़ को ख़राब नहीं करें, और लोगों को एक ऐसी चीज़ के पीछे नहीं लगा दें कि आप मतलब कि चांद रात को एक अच्छा दिन है, खुशी मनाने का दिन है। आप उस दिन तो बड़े हैरानगी मुझे हुई जब मैं कर रहा था और कई ममालिक के डिप्लोमेट्स आए थे कि कहीं जनाब यहाँ पे भी कुछ यूथ ही आ गए तो यहाँ पे भी चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देंगे। तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। राइट, परवेज साहब, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी सोच रही है कि कारोबार को अब ट्रैक पे लाया जाए, कोविड भी चला गया, चलें जी, चैलेंजेस भी चले गए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी चले गई, अब हम जो है वो रिलैक्स होकर कारोबार करें। दूसरी तरफ यहाँ धरनों की और प्रोटेस्ट की कॉल्स, ये कैसा आप जेस्चर देंगे? देखिए, ये जो धरना है, देखिए सियासत होती है अपने एक तरीके से। आप धरना दे के ना पूरी इकोनॉमी को आप लॉकडाउन कर दें, सबको डिस्टर्ब कर दें, सबके कारोबार ख़त्म कर दें। देखें, वैसे ही 2 साल कोविड के हमने बहुत ही मुश्किलों से गुजारे हैं, और अल्लाह अल्लाह करके अब ये इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है। अब उस इकोनॉमी को आप मज़ीद ख़राब कर दें और आप वेट कर लो। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, जब आपका 1.5 साल जो है ना रह गया है, 1.5 साल आप वेट कर लें। जब इलेक्शन अगले आते हैं, आप इलेक्शन करें और उसके लिए इलेक्शन की कैंपेन आप अपने चलाएं, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ, ना कि आप अपने धरना दें और फिर जो है ना वो लोगों को तकलीफ़ें में आ जाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब हो जाए, लोगों के कारोबार इफेक्ट हो जाएं। देखिए, धरने में ऐसा नहीं होता कि जिस इलाके में धरना हो रहा होता है ना, वो पूरा इलाका बंद हो जाता है, और फिर जो मार्केट सेंटिमेंट्स होती है ना, आप तो कारोबार की बातें करती हैं, आपको पता है कि वो यहाँ डॉलर के रेट्स ख़राब हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट जो है ना अपसाइड डाउन हो जाती है, और ये सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से आप देखें कि लोगों का कितना, और बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, देखें स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है ना, वो एक मार्केट में ट्रिगर पैदा करता है। अगर ये आपके धरने होते हैं ना, तो इसकी वजह से फिर आपका फॉरेन इन्वेस्टर होता है ना, वो फिर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है और वो शाय अवे हो जाता है। तो ये सारे जो है ना बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इलेक्शन का एक सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, और वो जब इलेक्शन वक्त आने पे आप अपनी कैंपेन करें, सियासत की कैंपेन करें, और देखें फिर आपको लोग क्या आपके बारे में फैसला करते हैं। मेरी ये राय है। राइट, परवेज साहब, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब के बारे में भी सुना होगा। उनका टेन्योर पूरा हो चुका है, रजा बाकर साहब का, और उनकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है सैयद मुर्तज़ा साहब का। तो इन डॉक्टर साहब का जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा आज या कल में जो है वो है मुतवक्के, कितना ज़्यादा डिसीजन जो कि ऑटोनॉमस होने की बिहाफ पे लिए गए हैं उसके बारे में भी बताइए, और मिफ्ता इस्माइल साहब की वो जो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी और स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है उसके बारे में बताइए। देखें, ये इनका टर्म पूरा हो गया, 3 साल हो गए, बस वो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि भाई उनको हमें सेकंड टर्म में उनको चांस नहीं देना है, और वो अपना एक अच्छा टेन्योर पूरा करके चले गए। ठीक है, उनकी एक जो एसोसिएशन थी जो गवर्नमेंट के साथ, प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ वो एक एसोसिएशन थी, वो एक ख़त्म हो गई। अब ये नई गवर्नमेंट आई है, इनका एक नया रोड मैप है, ठीक है ना, वो अपने रोड मैप लेके आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो अभी वहाँ IMF से भी आके हैं, वहाँ से भी गाइडलाइन लेके आए हैं, वहाँ भी कुछ कमिटमेंट करके आए होंगे। उसी वजह से हमें जो है ना दूसरा
जो पैकेज मिल रहा है, जो एक्सटेंडेड पैकेज मिल रहा है, वो उसी वजह से मिल रहा है कि कुछ हम नए रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक की जहाँ तक बात आती है ना, उसमें एक दफ़ा जो पिछले गवर्नर ने जो एक पॉलिसी बना दी है ना, मेरे ख्याल में उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी थी कि जो पाकिस्तान की फेवर में है और जो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, देखें जो केवाईसी की जो प्रैक्टिस है या बैंकों को रेगुलेट करने के लिए जो स्टेट बैंक का एक डोमेन होता है, तो वो तो जाहिर बात है वो चलता रहता है और स्टेट बैंक उसको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करती है। अच्छा, ये जो नए गवर्नर साहब आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इनका भी बैकग्राउंड तकरीबन अच्छा है, एक्सपीरियंस है, और जो जिस जगह से आ रहे हैं तो वो भी जाहिर बात है कि वो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और वो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। और मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के साथ मिल के और मिफ्ता इस्माइल की गाइडेंस में वो शायद उसको और मज़ीद अच्छा कर दें और एक नई जिद्दत लेके आएँ और नया कोई ऐसा प्लान लेके आए कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो जाए। इश्तियाक साहब, लास्ट गवर्नर की अगर बात की जाए रज़ा बाकर साहब की, तो उन्होंने अग्रेसिवली कुछ जगहों पे इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया गया और कुछ हमने कोविड की सूरत हाल में देखा था कि अग्रेसिवली कम भी किया गया। अब दोबारा डबल डिजिट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई भी है और पूरी ग्लोबली है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये बताइए कि जो न्यू गवर्नर और ख़ासकर ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी जो एक कंपैटिबिलिटी होगी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी और IMF से जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर क्या हमारा लाहे अमल होगा? नताशा, देखिए, आई डोंट हैव ए वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बाकर साहब को। ये IMF के एक बंदे थे जिनको लाके यहाँ पे लगाया गया था और वो अपने मकासद पूरे करके वापस चले गए। उन्होंने इकोनॉमी का जो कर दिया, हमने 1 बिलियन लेने के लिए IMF से अपने स्टेट बैंक को गिरवी उनके आगे रख दिया और उसके बाद एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में 1 डे के अंदर 2.5% जो है कभी भी इंटरेस्ट रेट जो है नहीं बढ़ाए गए जो हुए। 250 बिप्स, राइट, वो तकरीबन 13 और 14% जो है हमारा इंटरेस्ट। देखिए, पाकिस्तान के इकोनॉमी की तरफ आप देखेंगे तो हमने GDP जब हासिल किए जब हमारी इंटरेस्ट रेट जो था बहुत कम था। इसी तरह सब आदमी ये भी कहते हैं, से भी कम था आई गेस, जब हमारी GDP ग्रोथ अच्छी हुई है 5% पे था, तो हमें 7%, 7.5% हमने GDP हासिल की। हम इनसे अक्सर ये कहते थे कि खुदारा ये टूल आप यूज़ नहीं करें, मगर इनको पता नहीं क्या था कि मैंने इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाना। और आप जाने से पहले जनाब ये 2.5% 1 डे के अंदर जो उन्होंने किया है वो बहुत हर्ट कर रहा है बिजनेस कम्युनिटी को और उसके लोग फेवर में नहीं थे। इसी तरह स्टेट बैंक की जो सालमियत थी वो ख़त्म हो गई है IMF के, मतलब इट्स नॉट नहीं रहा। चौथी चीज़ ये हुई है कि जो डॉलर रेट्स भी इन्होंने किए थे वो भी मतलब पाकिस्तान में इतना नहीं होना चाहिए था, इसमें कमी होनी चाहिए थी। खैर उन्होंने जो कुछ किया, बट अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि डॉलर रेट्स तो खुद से फ्री फ्लोट है ना, इसमें तो स्टेट बैंक की तो अमल दखल नहीं है ना। जब आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप देख लेंगे कि इसके अंदर कमी के अंदर आएगी। और जिस दिन इसाक डार साहब आ गए तो फिर आप देखेंगे कि लोग 10 रुपीज़ तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए नए साहब जो आए हैं, हम 100%। देखिए, एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूँगा नई हुकूमत की, PTI को जनाब 1 साल लगा था IMF के पास जाने को। 1 साल बाद गए थे। जो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि उमर साहब जो हैं उनको 1 साल बहुत हमारा वो रॉन्ग डिसीजन था, हम लेट गए। ये देखिए कि जनाब आते के साथ विदिन 2 डेज मुफ्ता इस्माइल साहब, जिनका नाम जो था उसमें डाला हुआ था, इन्होंने एग्जिट कंट्रोल में उनको भेज दिया उन्होंने। और काफ़ी उनसे हमें आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये एक एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है इश्तियाक साहब, या फिर आप समझते हैं कि ये इन्होंने पहले से स्ट्रेटजी, हम लोग ज़्यादा टाइम। अब देखिए नताशा, एक बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब अपने दिन का आगाज़ करते थे 8 घंटे में से 4.5 घंटे और 5 घंटे कि मैं जेलें भर दूंगा, लोगों को कर दूंगा, मेरे बिजनेसमैन चोर हैं, वो इंटरेस्ट रेट वो पे नहीं करते और ये नहीं करते। 6,000 जो टैक्स पे कलेक्शन हुई है मगर वो नहीं करते, दुनिया भर में जाके हमें भी बदनाम करते थे, सब कुछ करते थे। तो आधा दिन उनका निकल जाता था नेगेटिव चीज़ों के अंदर। आपने कभी भी नए प्राइम मिनिस्टर की आपने कभी कोई बात सुनी है कि मैं जेलें भर दूंगा और AC निकलवा दूंगा और चोर हैं और सब चोर हैं और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा? कभी नहीं। इसलिए कि वो कॉन्सेंट। इस बार भी जब मेरी बात हुई है ईद के रोज़ तो काम हो रहा था, मुफ्ता इस्माइल साहब ईद के रोज़ उन्होंने कॉल कर लिया वहाँ पे। ये होता है जब आप 8 घंटे अपने 14 घंटे अपने पूरे आप मुल्क को आप देते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और अगर हम ये लग जाएं कि सुबह से शाम तक नेगेटिव चीजों में लग जाएं और देखें ना नेगेटिव चीजें अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, बायलैटरल रिलेशंस जो है वो बढ़ाने पे बड़ी तवज्जो दी जा रही है। UAE के हवाले से डेलीगेशन आया भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल भी मैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज के
कौंसल जनरल्स के साथ था, आई विल टेल यू वन थिंग कि देखिए ना, हमने अमेरिका से तो हमने हेड ऑन हो गए, यूरोपियन यूनियन से हम हेड ऑन हो गए, हर एक के साथ हमने जनाब दुश्मनी ले ली और ये सोचा कि हम सरवाइव कर जाएंगे। हमारे 60 to 70% एक्सपोर्ट इज टूवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका। आपने उनको अननेसेसरी ड्रैग किया है, जबकि अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था। और आपने ये बयानिया यहाँ पे सेट कर दिया कि जनाब अमेरिका ने जो है मुझे उठा के बाहर किया, जबकि ऐसी चीज़ नहीं थी। तो इससे नुकसान पहुँच रहा था। मगर आप देखेंगी कि इकॉनमी आने वाले वक्त में आएगी। और आप आ जाइए स्टेट बैंक की तरफ, जो नए गवर्नर आए हैं इनका मैंने प्रोफाइल वगैरह पढ़ी है, माशाल्लाह ये इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि स्टेट बैंक की वो पोजीशन नहीं होगी जो रजा बाकर को अब IMF इंशाल्लाह किसी और कंट्री के अंदर भेजेगी कि जाके उनके साथ ही वही करें जो हमारे से पहले इन्होंने इजिप्ट के अंदर आके किया। चलें जी, परवेज साहब बहुत ही एक क्रिटिक्स वाला भरा कमेंट जो है वो इश्तियाक साहब ने दिया है, और क्यों ना हो, क्योंकि एक होता है ना कि दिल में दर्द होता है तो फिर बात तो जो है वो कड़वी ही निकलती है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन कि ये जो एक स्टैंस दिखाई दे रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की बैक टू बैक मीटिंग, डेलीगेशंस आ रहे हैं, अभी हमने UAE का भी देखा है ईद पे, और ईद होने के बावजूद हम काम पे तवज्जो दे रहे हैं, बिजनेसेस पे तवज्जो दे रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक महीने में जो इतने ज़्यादा एक काम किए गए हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को जो है वो सर्वाइव करवाने के लिए तवज्जो दी जा रही है, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है? अब तो हमारा जो टेन्योर है वो देखा जाए तो वो भी कम दिखाई देता है, और साथ साथ ये है कि इलेक्शंस की भी कॉल है, आगे प्रोटेस्ट के भी इश्यूज हैं। देखें, बेग साहब ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं ना, वो बिल्कुल वैलिड हैं स्टेट बैंक के हवाले से, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे बिजनेसमैनों की एक ही है कि भाई उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ना ये इकनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट जो है ना लगाने के लिए उन्होंने अपना एक प्लान की थी कि भाई हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे और हमारा ये इंटरेस्ट रेट होगा और हम इस किस्म से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो सारा काम उनका जो है ना ख़राब हो गया। सारी उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो प्लानिंग थी ना वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो है ना आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और नो बडी कैन अफोर्ड 14% इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान। आप 14% आप दे के पैसे 14% में पैसे लेके आप क्या कारोबार करेंगे यहाँ? और पाकिस्तान में जो चैलेंजेस आ रहे हैं और आगे जो आप उसकी कॉल सुन रहे हैं कि धरने की कॉल आ जाएगी और फिर आप 14% में इंटरेस्ट पे आप पैसे लेके आप क्या कारोबार करेंगे? तो देखिए, ये गवर्नमेंट को, जाती हुई गवर्नमेंट को, या जो आप हमारे जो आउटगोइंग जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनको सोचना चाहिए कि ये इकोनॉमी के ऊपर जो है ना टाइम बम लगा के जा रहे हैं। और जो उन्होंने किया, और जो मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि उन्होंने लाइन माइन्स बिछा के गए, और जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल की लाइन माइन बिछा के गए, बहुत से ऐसे काम किए हैं ना जिनको ये रिवर्स नहीं कर सकते। क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है गैस के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, और खासकर जो पावर टैरिफ के हाइक की बात थी? देखें, फ़िलहाल तो ये गवर्नमेंट ने जिस तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि 3 हफ्तों में जो उन्होंने तेज़ी दिखाई है ना, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की है, जिस तरीके से वो मीटिंगें कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, और मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि उन्होंने उस बात को नहीं गए कि किसी की आप किरदार कशी करें और उसके पीछे जाएं और लोगों के नेगेटिव दिमाग में भूसा भरें। उन्होंने क्या किया, काम पे उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है। वो IMF के पास गए हैं, वो जा रहे हैं सऊदी के पास, वो जा रहे हैं UAE के पास, ताकि वो चाह रहे हैं कि पहले वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें। देखिए, ये सारे नंबर्स जो है जब आपके कंट्रोल हो जाएंगे, और आगे हमारा बजट आने वाला है, अगर और दूसरी बात ये कि आप अमेरिका से और यूरोप से झगड़ा नहीं कर सकते। आपका 80% जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है ना, वो आपका यूरोप और अमेरिका से। तो आपके आप पास कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? अल्टरनेट बहुत सारे जराए मौजूद हों, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आज उन्होंने कह दिया कि भाई उन्होंने वहां जाके ड्यूटीज लगा दी हमारे गारमेंट्स पे या एक्सपोर्ट पे, तो आप क्या करेंगे? आपकी तो एक्सपोर्ट सारी खत्म हो जाएगी। आप कहाँ ये सारे लोगों को है ना, जितने भी जो एक्सपोर्टरों के पास लोग काम कर रहे हैं, उनको आप कहाँ से यहाँ से वो नौकरियां देंगे? तो ये गवर्नमेंट को जो है ना, पिछली गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने आते के साथ ही जो है ना, वो जो डैमेज था ना उसको कंट्रोल करने का उन्होंने एक प्लानिंग की है, और मैं समझता हूँ कि यही एक वे फॉरवर्ड है। देखें,
कुछ भी हो, कारोबार में इख्तलाफात होते हैं, आपके सियासत में इख्तलाफात होते हैं, मगर आप कोई डैमेज तो नहीं कर सकते ना। आप हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर दें, आप अपनी इकोनॉमी को डैमेज कर दें, इकोनॉमी में टाइम बम लगा के चले जाएं, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाएं कि आगे वो बंदा भी परेशान हो जाए और हमारी जो इकोनॉमी जो है ना वो नीचे से नीचे होती जाए। देखिए कुछ भी हो, अगर मैं भी कारोबार करता हूं तो मैं किसी को कारोबार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, ठीक है, डिस्प्यूट अपनी तरफ होते हैं, तो इनको भी यही सोचना चाहिए कि भाई देखें किसी को नुकसान ना पहुंचे, और नुकसान पहुंचाने का हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारी गरीब अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारी गरीब अवाम जो है वो पेट्रोल का जो एक्स्ट्रा पैसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, गैस वैसे हमारे पास शॉर्ट है। तो ये गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की है, लोगों के पास गए हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास गए हैं और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है और उनको वहाँ से काफ़ी वो एक्सेप्टेंस मिली है और रिसेप्टिव थे वो, और उन्होंने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया है कि ये सारे जो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने हैं, जो फैसिलिटी देनी है और एक्सटेंडेड लोन की क्रेडिट देनी है और एक्सटेंडेड उनको पेट्रोल के लिए जो उनको इंसेंटिव देना है वो सारे मिलेंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मिस्टर इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इकनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, एक नहीं 10 हैं, मगर अब देखें कि क्या आगे उनका सोल्यूशन निकलता है। राइट इश्तियाक बेग साहब, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं और अभी इतने सारे हैं, आने वाले दिनों में बजट आ रहा है, उसके लिए क्या सजेशंस हैं, कैसे इस एक टर्मोइल जो बना हुआ है इसको कंट्रोल करेंगे? देखिए नताशा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शहबाज शरीफ साहब को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, जब भी कराची आए हैं मेरा काफ़ी उनके साथ वक्त गुजरा है, तो कराची के लिए बड़े सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं। आप यकीन करें, एक से ज़्यादा बार मेरे घर पे एक आध डिनर वगैरह थे, कराची के काफ़ी हस्तियाँ वहाँ पे थी, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कराची को जो है लाहौर बनाऊँ। और आप जनाब सुन के ये हैरानगी होगी कि ये ग्रीन जो मंसूबा था, जो लाइन था, ग्रीन मेट्रो जो था, ये नवाज शरीफ ने शुरू किया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब सवार होकर बस के अंदर कहने लगे मेरा मंसूबा था K4 जो था। और एक बार इमरान खान साहब कराची आए थे जनाब, और एक पर्चा लहराते हुए आए थे कि 1000 अरब जो है वो कराची में मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक ढेला उसके अंदर से कराची में नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखिए चैलेंजेस तो हैं, मगर फ़र्क क्या है एक क्रिकेटर की सोच के अंदर और फ़र्क क्या है एक बिजनेसमैन की सोच के अंदर। देखिए बिजनेसमैन जो होता है उसकी हमेशा बड़ी कंस्ट्रक्टिव सोच होती है। इस वक्त जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, और बड़ी अच्छी टीम जनाब उन्होंने तश्कील दी है और उनको टारगेट्स दे दिए हैं कि दिस इज़ आपने करना, और इंशाल्लाह 3 सालों में आप यकीन करें कि पाकिस्तान में किसी साल भी 1 बिलियन भी नहीं आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सुबह से शाम तक कंटेनर पे चढ़े होके आप जब ये करेंगे कि हम सब चोर हैं, हमारी अपोजिशन चोर है। चाइना हमसे नाराज था, यूरोपियन यूनियन जहाँ पे $7 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, उसको आप कहते थे हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं। आई मीन जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो सबके सब आपसे नाराज होंगे। मतलब क्या हम आइसोलेट होकर रह सकते हैं? क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? इस तरह नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गुड न्यूज़ आप आएंगी, इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी, और इंटरेस्ट रेट के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे दोबारा मिलने का हो रहा है। आज भी मेरी बात हुई थी वहाँ पे, और सबसे पहले तो ये है कि बिज़नेस अगर 40% के ऊपर कोई बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर सकता, आपको हर कीमत के ऊपर इसको कम डालना है। देखिए इमरान खान साहब गए तो लैंड माइन बिछा के गए थे, ये जो सब्सिडी इन्होंने दी है, और अब ये जो गए हैं गवर्नर साहब, ये भी लैंड माइन बिछा के गए हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं के आदमी थे, IMF के आदमी थे कि एक गो के अंदर 14% पे आप ले गए हैं। 14% पे कोई आदमी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, 14% पे आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। कितना आप कमाएंगे कि 14% आप बैंक को दे दें? तो मेरे ख्याल है कि जब तक इंटरेस्ट रेट को हम दोबारा रिविजिट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी जनाब। ईद का तीसरा दिन है और गुफ्तगू काफी सीरियस हो गई है, तो इश्तियाक साहब मैं आपसे जो है वो एक ये जरूर तारीफ करना चाहूंगी कि अभी आपने जो मिमिक्री की है ना, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। वो यूरोपियन यूनियन मुझे याद आ गई है, यकीन करें। बड़ा अच्छा GSP प्लस फैसिलिटी मिली हुई है। GSP क्या है आपको पता है? कि दुनिया से अगर टेक्सटाइल जा रहा है तो उस पर ड्यूटी है और हमारे यहाँ से ड्यूटी नहीं है। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जिसमें $7 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने उनसे भी आपने पंगा ले लिया, आपने अमेरिका से भी पंगा ले लिया। चाइना आपको पता है हमसे नाराज था, सबसे लड़के आइसोलेट होके नहीं रहा जाता। चाइना के जनाब हमने इनके मिनिस्टर के ये अल्फाज अगर आप कहें तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि हम दोबारा रिविजिट करेंगे किसको, CPEC को,
और हम इसको स्लो डाउन करेंगे, और आपने स्लो डाउन किया, जिसके बाद जी एक्टिविटीज नहीं हो रही थी सीपैक के हवाले से। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचाओगे। 3.5 साल में मुझे कोई एक प्रोजेक्ट का आप नाम बतला दें कि जनाब कोई प्रोजेक्ट टेक ऑफ किया हो। जब नून को हुकूमत को नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था, 12,000 किलोमीटर जो थी क्या कहते हैं मेगावाट जो थी बिजली जो थी हमारे सिस्टम के अंदर आई थी। 2,000 किलोमीटर के नए रोड्स बने थे, प्रोजेक्ट्स लगे थे, कोई दिखाने को तो था ना। आपने इतना ज्यादा लोन लिया है कि जितना अगर आप टोटल ऐड कर लें पीपीपी के 5 साल और नून के 5 साल, और जितना टोटल लोन लिया गया था इससे ज्यादा आपने लोन लिया। नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट इज देयर ऑन द ग्राउंड। परवेज साहब, बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और खासकर अगर देखा जाए तो इश्तियाक बेग साहब की आपने मिमिक्री भी सुनी है, कितनी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो उतारी है नकल। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। एफडीआई की सूरत हाल जो इन्होंने बताई है वो बहुत अलार्मिंग दिखाई देती है। तो एफडीआई कैसे अट्रैक्ट होगा आने वाले दिनों में, क्या स्ट्रैटेजी की जाएगी, और क्या जो पिछला क्योस है हम उसी को समेटते रह जाएंगे? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और बेग साहब ने भी इसी बात को एम्फेसाइज कर रहे थे कि जब आप मुल्क में खड़े होकर आप ये कह दें कि सारे चोर हैं, कारोबारी चोर हैं, फिर इसके बाद पॉलिटिशियन चोर हैं, हमारा सारा सिस्टम चोर है, हमारी जुडिशरी ख़राब है, हमारे सारे किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़े, तो अब आप देखेंगे जो बाहर बैठा हुआ बंदा बैठा हुआ है वो कहाँ से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। लोकल जो इन्वेस्टर है वो अभी सोच रहा है कि भाई मैं अभी 14% इंटरेस्ट में यहाँ कैसे लगाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी स्टॉक मार्केट वो आपकी रोज़ाना जो है ना वो उसकी आप देखेंगे वो नेगेटिव उसके सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और वो नीचे गिरावट जा रही है। फिर इसके बाद आपका डॉलर स्टेबल नहीं है। देखें, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है ना वो उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है जब ये देखता है कि पाकिस्तान में आजकल पॉजिटिव हालात के हैं कि नहीं है। और वैसे भी ये अभी जो है ना इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन के ईयर के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा या जो जिसके अंदर अक्ल होगी कि वो इस कंडीशन में आके ना वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में एक दफ़ा जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी वो सब सेटल डाउन हो जाएगा, और इसके बाद जब हमारी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी इसके बाद आप देखेंगे उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, और इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स वापस से पॉजिटिव होंगे और फिर वो इन्वेस्टर आएगा। उसके अंदर इन लोगों को नंबर ऑफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो उनको डॉलर को स्टेबल करना पड़ेगा, एक इनको इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना पड़ेगा, दूसरा इनको मार्केट में ये सेंटिमेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी, और उसको इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जब तक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो एक ढेला भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये तो मैं आपको गारंटी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज, प्राइम मिनिस्टर साहब का जब जैसे ही यहाँ पे रिजीम चेंज हुई और दूसरे कंट्रीज का जो एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, सबने फ़ोन करके मुबारकबाद दी, आने वाले दिनों में इन्विटेशन दिए, इनवाइट किया। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी की वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं? देखिए, एक्सपीरियंस मेरे से सवाल है ना, एक्सपीरियंस तो है ना। देखें, जो वो एक कारोबारी उनकी बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, जो तेज़ी उन्होंने दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने दूसरे मुल्कों से मिले हैं, जिस तरीके से वो कारोबारी लोगों से उन्होंने इंगेज किया है, जिस तरह से उन्होंने एक मिनिस्टर को, जो फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि खुद भी कारोबारी फैमिली से है, उन्होंने उनको इंगेज किया, उससे क्या होता है कि उससे जो लोगों के जो वो होते हैं ना सेंटिमेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे उनकी तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव साइन होता है। तो देखें, जो शहबाज शरीफ हैं उनको पुराना तजुर्बा भी है, उन्होंने एक सूबा चलाया है, पंजाब का सूबा चलाया है, जो पंजाब में उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है, लोगों ने देखा हुआ है। अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने वही तेज़ी जो है जो एक चीफ मिनिस्टर था उससे ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी कि भाई उनकी जो आंखों में जो है ना वो चमक है और वो कुछ करना चाहते हैं और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। राइट। इश्तियाक बेग साहब, लास्ट नोट, ईद के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस कम्युनिटी को भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम को? देखिए, मेरा तो मैसेज इस वक्त 2 मैसेज दूंगा। एक तो ये कि खुदारा बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आप पॉजिटिव सोच रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब बुरे दिन जो थे वो हमारे आर ओवर, और खुद तमाम चीज़ों को वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और इंशाल्लाह जैसे परवेज साहब ने कहा है कि इसके अंदर बेहतरी आएगी। दूसरी, क्योंकि मैं मेक ए विश फाउंडेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, कि ईद की खुशियों में प्लीज़ उन बच्चों को ज़रूर आप अपने साथ इंक्लूड करें जो लेस प्रिविलेज हैं, क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि तुम मेरे बंदों के चेहरे पे खुशी लाओ,
मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी बिखेरूंगा। राइट, वेल, थैंक यू सो मच। बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया इश्तियाक साहब। मद्रास वाला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज ईद का तीसरा दिन, हमने कारोबार के साथ साथ कुछ अच्छी बातें की, जानने की कोशिश की कि इनकी फैमिलीज़ में, गिरदो नवा में कैसे ईद मनाते हैं, और ख़ासकर ये भी कि ईद के मौके पे हमें क्या क्या करना चाहिए। अब अच्छी खुशियाँ तो एक फैमिली होती है, उसके साथ तो खुशियाँ मनानी ही चाहिए, साथ साथ लेस प्रिविलेज्ड लोगों के साथ भी जो है वो ईद गुजारना, उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना, ये भी ज़रूरी है। तो ईद के मौके पे ये ज़रूर याद रखिए कि अपनों के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें, खासकर गरीबों का। दैट्स ऑल। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।